स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 हिस्ट्री टर्म 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 का कह रहा है, यानी मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो पुनर्जागरण की एक मूल विशेषता मानवतावाद थी, और मानवतावाद का अर्थ है मनुष्यों में रुचि लेना तथा उसका आदर करना। मानवतावाद मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करता है तथा उसके जीवन को सुधारने एवं समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा इहलोक को महत्व दिया गया, जिसमें हम रहते हैं, और यही मानवतावाद है। मानवतावाद के समर्थक मानवतावादी कहलाएं। मानवतावादी के तहत पेट्रक अग्रानी मानवतावादी था। उसने अंधविश्वासों तथा धर्माधिकारियों की जीवन प्रणाली की आलोचना की। उसने परलोक चिंतन की अपेक्षा लौकिक जीवन को आनंदपूर्ण व्यतीत करने पर बल दिया। इस तरह से मानवतावाद का अर्थ है मानवों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, मानवों की समस्याओं को अपना समस्याएं समझना, और मानव होने के नाते उसे पूरा अधिकार मिलना। ये मानवतावादियों का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये भी फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। तो बता दें, एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में कई समानताएं थी। इनका आधार कृषि था। इन्होंने जल निकास और सिंचाई की प्रणालियां विकसित की। पॉइंट नंबर 2 में, ये उच्च कोटि के भवन निर्माता थे, यानी ये लोग उच्च कोटि के भवन बनाने जानते थे। इनके महल और मंदिर बड़े बड़े शिलाखंडों से बने होते थे। इनका साम्राज्य एक नियंत्रित संघ की तरह कार्य करता था। वहीं समाज में पुरोहितों, अभिजात वर्ग व व्यापारियों को विशेषाधिकार थे। वैसे सभी समाज में पुरोहित का तो विशेषाधिकार था ही। वहीं पॉइंट नंबर 5 में कह रहा, शिल्पियों, चिकित्सकों और अध्यापकों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। तो ये समानताएं थी एज़टेक, इंका और माया सभ्यताएं में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये फाइनल एग्जाम के लिए। और इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड प्रथम देश था जिसमें औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ। यह 17वीं सदी से ही राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा था। इससे एक तो कानून, मुद्रा प्रणाली तथा बाजार का एकीकरण हुआ, तथा दूसरी तरफ स्थानीय प्राधिकरणों का बाजार व्यवस्था पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, जिससे कीमतों में भी अनावश्यक वृद्धि नहीं हुई। बड़े जमींदारों द्वारा गांव की सार्वजनिक भूमि को घेरकर बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली गई थी। इससे गांव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चराने वाले चरावाहों को कहीं और काम तलाशने पर मजबूर होना पड़ा, जो शहरों की ओर मुड़ गए। अतः वे वहां मजदूर के रूप में औद्योगिक क्रांति को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथ ही बता दें कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में संसाधन थे, और इसके अलावा हर एक वस्तुओं के उपलब्धता होने के कारण इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या हैं। तो बता दें कि प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई। इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिणाम और भार के कारण खुले तौर पर सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था और उस पर खर्च भी अधिक आता था, जबकि उसे नावों में भरकर नहरों के रास्ते से ले जाने में समय और खर्च दोनों की ही कम लगते थे। औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहरों में घर गर्म करने या उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती गई। 1761 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली नहर वार्सले कैनाल जेम्स ब्रिडले द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए बर्सिले यानी कि मैनचेस्टर के पास के कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। और इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी रह गई। तो ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीन पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। नहरों की सुविधा के कारण नए नए शहरों में विपणन केंद्र बन गए, और साथ ही साथ नहर के माध्यम से आसानी से वस्तुओं को ले जाने में काफ़ी सुविधा होता था। इसके अलावा रेलवे के आ जाने से लंबी दूरी की यात्रा बहुत कम समय में किया जाने लगा था, और भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा हुआ। साथ ही साथ अब व्यापार करने के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो गया, क्योंकि रेलवे के माध्यम से अधिक मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए यह। और इसमें कह रहा है कि मेजी 1867 से 68 में जापान में शोगुनों यानी तोकुगावा वंश का शासन समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर नए अधिकारी तथा सलाहकार सामने आए। ये लोग जापानी सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। इस प्रकार देश में सम्राट फिर से सर्वेसर्वा बन गया। उसे मेजी की उपाधि धारण की, और जापान के इतिहास में इस घटना को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, 1911 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे।
तो 1911 ईस्वी की क्रांति के निम्न कारण थे, यानी कि 1911 ईस्वी की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या थी। इससे भोजन की समस्या गंभीर होती जा रही थी। इसके अतिरिक्त 1910 से 1911 की भयंकर बाढ़ों के कारण लाखों लोगों की जानें गई तथा देश में भूखमरी फैल गई। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके कारण विद्रोह की आग भड़क उठी और इस तरह से यह क्रांति का रूप ले लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो बता दें, पुनर्जागरण को इतिहास में पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, बौद्धिक चेतना तथा सांस्कृतिक विकास आदि नामों से पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण मनुष्य चेतना युक्त बना। इसी चेतना को पुनर्जागरण के नाम दिया गया है। पुनर्जागरण को अंग्रेजी भाषा में रेनेसा कहते हैं, जो मूलतः फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। यानी यूरोपीय इतिहास के विश्लेषण के संदर्भ में पुनर्जागरण का अपना एक अलग काल है। यह काल साधारणतः 14वीं से 16वीं शताब्दी यानी 1350 से 1550 ईस्वी के बीच का माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन यानी कि कल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से स्त्रियों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, निर्धन वर्ग की स्त्रियां कारखानों में काम करने लगी। उनसे 15-15 घंटे तक काम लिया जाता था, परंतु उन्हें मजदूरी बहुत कम दिया जाते थे। कारखानों का वातावरण बहुत ही दूषित तथा जोखिम भरा था। इसका स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी मृत्यु बहुत ही कम ही समय में हो जाती थी। गर्भवती स्त्रियां तथा बच्चे को जन्म देने वाली स्त्रियों की दशा तो और भी खराब थी। अधिकांश बच्चे बीमार पैदा होते थे और पैदा होते ही मर जाते थे या फिर 5 वर्ष की आयु तक ही पहुंच पाते थे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे मध्यम तथा धनी वर्ग की स्त्रियों को औद्योगिक क्रांति से बहुत लाभ पहुंचा। उन्हें नई नई उपभोक्ताएं, वस्तुएं तथा भोजन सामग्री मिलने लगी। परिवहन तथा संचार के साधनों में हुए आविष्कारों ने उनके जीवन शैली को ही बदल दिया। उनका जीवन स्तर दिन प्रतिदिन ऊंचा होने लगा। तो जहां एक और यानी कि गरीब महिलाएं यानी कि जो निधन परिवार के लोग थे उनको हानि हुआ, तो एक और धनी वर्ग के महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। नेक्स्ट है, संन्यास सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। तो संन्यास सेन के 3 सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला, राष्ट्रवाद। इसका अर्थ था मंचू राजवंश को सत्ता से हटाना, क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था। दूसरा, गणतंत्र, देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। और तीसरा था समाजवाद, यानी पूंजी का नियमन करना तथा भूमि के स्वामित्व में बराबरी लाना। तो ये था डॉक्टर संन्यास सेन के 3 सिद्धांत।